Hello student, in a previous lecture, we understood some topic of the lesson, the age of social change of your second chapter, Socialism in Europe and Russian Revolution. Today, we shall discuss about the remaining topic of the lesson, the age of social change. So let's move toward the book. Now today we shall discuss about two topics. First, the coming of socialism to Europe and support for socialism. So let's start our today's first topic, the coming of socialism to Europe. The coming of socialism to Europe मतलब यह है कि यूरोप में समाजवाद का आना, सोशलिज्म का आना। तो समाज को जो पुनर्गठन करने की या संभवतः नया समाज, नई सोसाइटी बनाने का जो सबसे ज्यादा प्रयास जो था वो सोशलिज्म का ही था, यानी सोशलिज्म आइडियोलॉजी का ही था। 19वीं सेंचुरी के मिडिल में तक यूरोप में सोशलिज्म एक जाना पहचाना आइडियोलॉजी था और इसकी तरफ बहुत सारे लोग जो है आकर्षित हो रहे थे और वो लोग जो है क्या हो रहे थे, सोशलिज्म की तरफ जा रहे थे। अब सोशलिज्म है क्या, थोड़ा सा इसको समझेंगे। सोशलिज्म को मानने वाले जो लोग हैं उनका विचार ये है कि किसी भी प्रॉपर्टी पर जो है किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होना चाहिए। यानी वो मानते थे कि जो रिसोर्सेज जितने भी हैं उस रिसोर्सेज पर यहाँ पर रहने वाले सारे लोगों का बराबर का अधिकार होना चाहिए, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, रिसोर्सेज पर सबका बराबर का अधिकार होना चाहिए। और रिसोर्सेज को लेने का जो क्या होना चाहिए, क्राइटेरिया होना चाहिए, वो सबको बराबर होना चाहिए। अगर कोई चीज है तो वो अमीर आदमी भी जितना उसको जरूरत है उतना ही ले सकता है और गरीब आदमी भी ले सकता है। ऐसा नहीं कि अमीर आदमी ज्यादा ले ले और लेकर उसका मिसयूज करे। तो समाजवादी जितने भी थे या सोशलिज्म को मानने वाले जितने भी थे वो मेनली जो था वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के विरोधी थे। यानी वे किसी भी प्रॉपर्टी पर प्राइवेट जो है अधिकार को सही नहीं मानते थे। वो मानते थे कि संपत्ति की जो प्रॉपर्टी है अगर उस पर किसी एक आदमी का अधिकार हो जाए तो फिर वो झगड़े होंगे, फिर परेशानी होगी। उनका तर्क था कि अगर बहुत सारे लोगों के पास संपत्ति तो है जिससे दूसरों को रोजगार भी मिलता है, लेकिन समस्या ये है कि जितने भी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी वाले लोग हैं उनको इसमें सिर्फ अपने फायदे से मतलब होता है। वो उनके बारे में नहीं सोचता जो उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। अगर प्रॉपर्टी पर किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरी सोसाइटी का अधिकार हो जाए तो फिर जो है सारे लोगों का क्या हो जाएगा, सारे लोगों का जो है उस पर अच्छी तरह से ध्यान दिया जा सकता है, सारे लोग ध्यान देंगे और एक नया बदलाव होगा। मैं आपको एक अलग तरीके से समझा सकता हूं। मान लीजिए कि कोई कंपनी है, कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री का किसी ने अपनी फैक्ट्री लगाई। उस फैक्ट्री लगाने पर उसने मजदूरों को रखा, मजदूरों का उसने पेमेंट तय कर दिया कि इतना पेमेंट देंगे। मजदूर अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उस फैक्ट्री में जो वो प्रोडक्ट कर रहे हैं उससे उनको जो फायदा हो रहा है कंपनी को, तो सारा फायदा तो कंपनी ले जा रही है। यानी कंपनी का मालिक दिन प्रतिदिन धनी होता जा रहा है, लेकिन मजदूरों की क्या है, जितना वेतन पहले था वो आज भी है, वो कल भी है। तो मजदूरों की लाइफ स्टाइल में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन कंपनी के मालिक की लाइफ स्टाइल में चेंज होता चला गया। तो इसी को वो गलत मानते थे। वो कहते थे कि अगर इसके अलावा कहीं ऐसा हो जाए कि एक ऐसी रिसोर्स बनाई जाए जिसमें फैक्ट्री पर सबका अधिकार हो, मजदूर का भी कुछ शेयर हो और मालिक का भी शेयर हो, और जिसका जितना शेयर हो, अगर फायदा हो तो सबको फायदा हो, नुकसान हो तो सबको नुकसान हो। तो जब ऐसा कंडीशन होगा तो सब लोग मिलजुल कर काम करेंगे और सब जो है मेहनत करेंगे।
अब इसमें मजदूर सोचता है कि मैं क्यों बहुत अच्छा मेहनत करूं कि इस कंपनी का बहुत ज्यादा फायदा हो, मुझे तो जितना पेमेंट मिलना है उतना मिलता ही है। तो अगर वह जो है क्या हो, उसमें सबको फायदा मिलने लगे तो क्या होगा, फिर जो है उन सोशलिस्ट विचारधारा मानने वाले लोगों का था, तब कहते थे कि समाज एक अच्छा हो सकता है, और इसको बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट भी किया। वो फ्यूचर के लिए समाजवादी जितने भी थे, सोशलिस्ट जितने भी थे, वो फ्यूचर के लिए ऐसा ही चाहते थे कि ऐसे कोऑपरेटिव क्या हो, कोऑपरेटिव सिस्टम हो। इंग्लैंड के एक जाने माने जो है इंडस्ट्रियलिस्ट थे, नोट डाउन करिए, रॉबर्ट ओवेन 1771 से 1858 तक थे। अमेरिका का पुराना नाम था इंडियाना, पहले उनको इंडियाना ही लोग कहते थे, क्योंकि इंडिया की खोज में निकले थे, खोज लिया अमेरिका, तो इंडियाना ही कहते थे। वहां पर रॉबर्ट ओवेन ने कुछ इसी तरह की कम्युनिटी डेवलप करने की कोशिश की, जिसमें कोऑपरेटिव कम्युनिटी हो, सबको बराबर का, सबको जो है उसमें जो है अगर कोई फैक्ट्री हो, कोई चीजें हो, तो उसमें सबको बराबर का अधिकार मिले, सबको बराबर का लाभ मिले। कुछ जो सोशलिस्ट थे वो मानते थे कि केवल जो है प्राइवेट वर्क करके बहुत बड़े जो है खेत नहीं बनाए जा सकते अगर एक आदमी का अधिकार हो। वो चाहते थे कि सरकार अपनी तरफ से ऐसी खेत को वो करे, सपोर्ट करे जो कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर हो। एग्जाम्पल के लिए फ्रांस में लुई ब्लॉक थे, वो चाहते थे कि सरकार जो है क्या करे, कैपिटलिस्ट जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसकी जगह पर कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियों को बढ़ावा दे। कैपिटलिस्ट इंडस्ट्री मतलब ऐसा इंडस्ट्री जिसमें जो है एक आदमी के पास पूरा पैसा हो, वही लगाए और वही जो है उसका लाभ ले या नुकसान भी ले। और वो चाहते थे कि जबकि ऐसे इंडस्ट्रियां बने जिसमें सारे लोगों को फायदा हो, उसमें काम करने वाले मजदूरों का भी फायदा हो और सबको फायदा हो, इस तरह का जो है उद्यम बने। कोऑपरेटिव ऐसे लोगों का समूह था जो मिलकर चीजें बनाते थे और फायदे में सब आपस में बांट लेते थे। तो ये था सोशलिस्ट। आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा। अब इसमें एक हम बात करेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पर्सन है कार्ल मार्क्स, 1818 से 1882 के बीच, और फ्रेडरिक एंगल्स 1822-1895 ने इस जो सोशलिज्म की जो डायरेक्शन था उसमें इन्होंने कई आर्गुमेंट पेश किए। मार्क्स का विचार था कि इंडस्ट्रियां जो हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या इंडस्ट्रियलाइजेशन है, वो जो है मेनली जो है जो कैपिटलिस्ट हैं उनका समाज है, जिनके पास पूंजी है उन्हीं का ही ये जो है इंडस्ट्रियां उन्हीं के लिए है। और फैक्ट्रियों में लगी हुई जो पूंजी है उस पर जो है पूरी तरह से पूंजीपतियों का स्वामित्व होता है, यानी जो उसका मालिक है, और जो भी उनको फायदा होता है वो उनकी खुद की मेहनत नहीं है बल्कि मजदूरों की मेहनत से उनको फायदा होता है। और इससे कंक्लूजन ये है कि जब तक जो है प्राइवेट कैपिटलाइजेशन रहेगा, प्राइवेट पूंजीपति रहेंगे, क्या होगा, मुनाफा वो करते जाएंगे और मजदूर की लाइफ में कोई चेंज नहीं होगा। और इसलिए क्या होगा, मजदूरों को ऐसी व्यवस्था को उखाड़ फेंकना होगा, मजदूरों को ऐसी व्यवस्था में जाना होगा जिसमें क्या हो, जिसमें अगर उसका फायदा हो तो उस फायदे में भी उनका बराबर का अधिकार हो। अगर कंपनी का फायदा होता है तो उसका फायदा केवल उसका मालिक न ले जाए बल्कि मजदूरों के भी पेमेंट स्तर में बढ़ाया मिले। इसी को बाद में जो है याद रखिएगा, इसी को भविष्य में क्या कहा गया, भविष्य में कम्युनिस्ट सोसाइटी का नाम दिया गया। इसमें कहा गया कि इससे क्या होगा, सारी संपत्ति जो होगा वो सबकी होगी, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नहीं होगा। मार्क्स का विश्वास था कि अगर इंडस्ट्रियों को और मजदूरों के बीच लड़ाई हो जाए तो अंततः मजदूरों को ही विजय मिलेगी। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री का मालिक जो है आकर कंपनियों, फैक्ट्रियों में बैठकर प्रोडक्ट नहीं बना पाएगा। प्रोडक्ट बनाने का काम मजदूर ही करते हैं और उसी प्रोडक्ट के बेचने से या एक्सपोर्ट इंपोर्ट से फैक्ट्री के मालिक को फायदा होता है। तो ये था हमारा पहला टॉपिक, द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। आई थिंक कि आप समझ गए होंगे। नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि मुझे नहीं समझ में आया, मैं अगले उसमें समझाऊंगा।
दूसरा आता है टॉपिक, सेकंड टॉपिक, सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। अब ये सोशलिज्म पूरे यूरोप में कैसे फैला। 1870 के 10th में आते आते समाजवाद या सोशलिस्ट आइडियोलॉजी जो थी पूरे यूरोप में फैल गई, और अपने प्रयासों को वो एक मजबूती लाने के लिए जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के मानने वाले लोग थे, उन्होंने एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, नोट डाउन सेकेंड इंटरनेशनल, जिसका नाम था सेकेंड इंटरनेशनल। अब इस सेकेंड इंटरनेशनल से इंग्लैंड और जर्मनी के जो मजदूर थे वो अपनी चाहते थे कि उनका जो वर्किंग टाइम है उसमें सुधार हो, और इसलिए उन्होंने भी ऑर्गेनाइजेशन बना लिया। यानी इंग्लैंड और जर्मनी में भी मजदूरों के ऑर्गेनाइजेशन बन गए, यूनियन बन गए। संकट के समय ये जो है अपने जो मेंबर थे उनका जो है मदद पहुंचाने के लिए इन लोगों ने एक जो है अपना कोष भी स्थापित कर लिया कि इस संगठन इन लोगों को, मजदूरों को, हमारे बीच किसी मजदूर भाई को कोई तकलीफ होगी तो वो पैसा देगी। काम के घंटे में कमी, वो दो चीज के लिए अपना आवाज उठाए इस ऑर्गेनाइजेशन ने कि उनके काम के फैक्ट्रियों में उनके काम की जो घंटे हैं उसमें कमी की जाए, और दूसरा उनको वोट देने का भी राइट हो। जर्मनी में जो ऑर्गेनाइजेशन बना था मजदूरों का, उसका नाम था, नोट डाउन, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, एसपीडी। एसपीडी का इन जो संगठन थे मजदूरों के, उससे काफी जो है जो यूरोप के बाकी संगठन थे उससे काफी गहरे रिश्ते थे, सब मिले जुले थे, और जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन होते थे उसमें ये पार्टी की मदद भी करते थे ये मजदूर। 1905 तक ब्रिटेन का जो सोशलिस्ट थे उन्होंने ट्रेड यूनियन के मूवमेंट कार्यों ने, ब्रिटेन के जो सोशलिस्ट थे और ट्रेड यूनियन मूवमेंट करने वाले जो लोग थे, उन लोगों ने मिलकर एक लेबर पार्टी बना लिया। फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी के नाम से एक पार्टी बन गई। लेकिन 1940 तक यूरोप में जो सोशलिस्ट थे कहीं भी अपना गवर्नमेंट नहीं बनाए। किस यूरोप में कहीं भी 1940 तक किसी भी सोशलिस्ट पार्टी का गवर्नमेंट नहीं बना। पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में ये काफी जीतते रहे, इनके रिप्रेजेंटेटिव भी काफी जो है पहुंचते थे, जो है पार्लियामेंट है, और कानून बनाने में भी इनकी बहुत अहम भूमिका थी। मगर जो गवर्नमेंट बनती थी 1940 तक वो या तो रेडिकल्स की बनती थी, या तो लिबरल की बनती थी, या फिर कंजर्वेटिव लोगों की ही बनती थी। तो ये था आज के दोनों टॉपिक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।